हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपने इस चैनल पर बात करने वाले हैं शोध, उसका तात्पर्य या शोध तात्पर्य एवं प्रणाली। इसमें देखिएगा काफ़ी अच्छे आपके जो कहना चाहिए एमसीक्यूज़ हैं वो दिए गए हैं और काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। और ये सारे ही एमसीक्यूज़ देखिए दोनों साइड में मैं आपके कवर कराने वाली हूँ। और अभी इसका ये एक पीडीएफ है, एक और पीडीएफ है मेरे पास, उसके भी मैं सारे ही प्रश्न आपको कराऊंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ही प्रश्न हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं अपना। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न। देखिए, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन परिसीमन संबंधित होता है। शोध प्रतिवेदन में प्रतिसीमन संबंधित होता है किससे? तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका उपरोक्त सभी से। देखिए, समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से संबंधित है क्या? परिसीमन। शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से या शोध समस्या के परिभाषीकरण से। तो देखिए, इसमें तीनों ही चीज़ें आएंगी कि जो आपका अध्ययन है, जो आपका रिसर्च है, जिस पर आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें जो परिसीमन है उसका मतलब क्या है कि समस्या के अध्ययन में शोधकर्ताओं की सीमाओं से कि वो किस किस चीज़ को कवर अप करेंगे, कहाँ कहाँ तक अपना जो शोध है उसको लेकर जाएंगे। दूसरा है उसकी वही बात कि सीमाओं के निर्धारण से, शोध की समस्या के लिए सीमाएं कहाँ कहाँ तक, कौन कौन सी उसकी समस्याओं को वो लेके उसकी सीमाओं के निर्धारण से और उसके परिभाषीकरण से। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला देखिएगा, और देखिए ये आपकी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें ये वाला प्रश्न आपका आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं हम। देखिए, यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा अनोवा के द्वारा, अनोवा टेस्ट के द्वारा। देखिए, आप जानते होंगे एक आपका टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इसी तरह से आपका ये अनोवा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करेंगे, 3 स्तरों से। तो इसीलिए यहाँ पे हम अनोवा टेस्ट जो है अपना लगाएंगे। देखिए, यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति में तीन स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इसे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण केवल अनोवा एनालिसिस के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलन यानी कि पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए, ये आपका प्रयोग किया था कून ने, टी.एस. कून ने पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था किसमें? वैज्ञानिक शोध में। सुप्रसिद्ध विद्वान किसने? टी.एस. कून ने वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च मेथड में चिंतन फलन या पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था। किसने? टी.एस. कून ने। और विज्ञान व शोध में चिंतन फलन प्रतिमान सिद्धांत या विचार आधार का एक भिन्न समूह है, जिसमें सिद्धांतों, शोध विधियों व पोस्टुलेटर्स है ना, पोस्टुलेटर्स और किसी क्षेत्र में वैध योगदान के लिए मानक को शामिल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो कैसी हो? तो बताइए, इसका बहुत आंसर जो है बहुत इजी है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतरिम हो। अंतरिम हो, शोध के दौरान ऐसी हाइपोथेसिस या परिकल्पना का चयन बेहतर होगा जो कि अंतरिम हो। देखिए, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो अंतरिम हो। और देखिए, शोध परिकल्पना 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है दिशात्मक, एक होती है अदिशात्मक। ठीक है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। तो देखिए, दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है? इसमें परिकल्पना किसी एक दिशा की ओर इंगित करती है, किसी एक दिशा की ओर इंगित करती है, तो वो होती है आपकी दिशात्मक परिकल्पना। जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता, यानी वो किसी भी दिशा को इंगित नहीं करती है।
अब देखिएगा पैडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए पैडागॉगी आपका जुड़ा हुआ है किससे, ये आपका जुड़ा हुआ है पठन पाठन यानी कि शिक्षण कार्य से। पठन पाठन या शिक्षण कार्य से आपका पैडागॉगी है ना जुड़ा हुआ है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट है कि पैडागॉगी पठन पाठन शिक्षण कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, आईसीटी में सी का अर्थ है, आईसीटी में सी का क्या अर्थ है, तो देखिए आईसीटी दिस मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस मीन्स सी का मतलब क्या हो गया आपका, संचार हो गया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में सी का अर्थ है। नेक्स्ट देखिएगा, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। मतलब देखिए, जब हम एक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा आपका, केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। शोध करते वक्त एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिए शोध में किसी व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक परीक्षण को उत्तम कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण हो। क्योंकि जब परीक्षण में वस्तुनिष्ठता होती है तो परीक्षक, शोध कार्य करने वाला या रिसर्चर अपनी इच्छा, पूर्वाग्रह, पक्षपात आदि का प्रभाव शोध पर या परीक्षण पर नहीं पढ़ने देता है। अगर वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा तो हो सकता है वो बायस्ड हो जाए, है ना, यानी वो पक्षपात करे या पूर्वाग्रह बना ले कोई, है ना, या अपनी इच्छा के अनुसार वो वर्क करेगा। तो इसीलिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, किसी शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है। तो ये किसने घोषणा की है, तो देखिए ये आपकी घोषणा की गई थी। पुराना प्रश्न है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इम्पॉर्टेंट ये तब भी है क्योंकि भाभा आपका आणविक शोध संस्थान भारत के द्वारा। ठीक है, अच्छा देखिए ये कहाँ पर है आपका, ये आपका भाभा आणविक शोध संस्थान भारत के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन का बना रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये शोध संस्थान कहाँ पे है? यदि आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा एक माप नहीं है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्यमान यानी कि मीडियन। ये देखिए मध्यमान यानी कि मीडियन नहीं, आपका मीन, देन आपका मध्यांक मीडियन, उसके बाद है आपका बहुलक मोड और आपका प्रमाणिक विचलन यानी कि एसडी। तो देखिए हमें पता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्यतः 3 मापें होती हैं, एक आपका मीन, मीडियन, मोड, है ना, और इसके अलावा इसमें जो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आदि भी आते हैं। तो देखिए ये जो आपका है प्रमाणिक विचलन, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है, वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। देखिए इससे संबंधित सारी ही जो आपका थ्योरी है उसकी मैं वीडियोस मॉर्निंग में ला रही हूँ, पूरी की पूरी वीडियोस हैं और उनमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिएगा आप इसको चेक करिएगा। और देखिए वर्णनात्मक शोध में आप जानते हैं कौन कौन से शोध आते हैं, मैंने आपको बताया था, सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, है ना, ये आपके किस में आते हैं, वर्णनात्मक शोध में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो ये प्रायोगिक शोध या प्रायोगिक शोध जो होता है ये आपका वर्णनात्मक शोध नहीं कहलाता है, जबकि तुलनात्मक, सर्वेक्षणात्मक और सहसंवादात्मक शोध आपके वर्णनात्मक शोध कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये देखिएगा, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। एक अच्छा अनुसंधान 4 चरणों में होता है। तो देखिए इनको हमें क्रम से अरेंज करना है। पहले कौन सा आएगा, देखिए उद्देश्यों की स्थापना करना, हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, पहले ये तय किया जाता है। फिर देखिए आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना और निष्कर्ष। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, निष्कर्ष तो सबसे लास्ट में ही आएंगे आपके 4th नंबर पे। अब देखिए 2 हैं, आंकड़ों का
विश्लेषण और आंकड़ों को एकत्र करना। तो डेफिनेटली सी बात है, पहले नंबर पे हमारा ये हो गया, आंकड़ों को फिर हम एकत्र करेंगे और फिर हम उनका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। दिस मीन्स आपका जो क्रम बनेगा ACBD। तो देखिए ACBD, तो दिस मीन्स ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, है ना, ये एक टॉपिक दिया गया है, तो उससे रिलेटेड कह रहे हैं कि इसके लिए कौन सी जो आपकी रिसर्च होगी वो सबसे अच्छी रहेगी। तो देखिए इसमें फिर से टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं, विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, ठीक है, और उसके बाद देखिए निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। तो इसके लिए आपकी कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी। देखिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड दिए हैं। तो ये देखिएगा, प्रयोगात्मक पद्धति, ठीक, दूसरा है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, है ना, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन बेस्ड मेथड, है ना, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपका विवरणात्मक, और चौथा है कार्य उत्तर। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है फोकस्ड ग्रुप, है ना, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ग्रुप की बात की गई है क्योंकि निःशक्त बच्चों की माताओं के बारे में है ये, है ना। तो देखिएगा इसका जो हम डिटेल पढ़ लेते हैं, विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव। देखिए निःशक्त माताओं या निःशक्त बच्चों की माताओं पर परिप्रेक्ष्य शोध समस्या के लिए केंद्रित यानी फोकस्ड समूह चर्चा आधारित पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। केंद्रित समूह चर्चा गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 होती है। इसमें एक मध्यस्थ जो कि विषय विशेषज्ञ होता है प्रतिभागियों को चर्चा सुलभ कराने के साथ साथ शोध संबंधित प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन था फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखिए आपके जो नीचे दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कौन कौन से आपके वैज्ञानिक विधि में आएंगे और कौन से आपके नहीं आएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ। तो क्या ये आपका सही है? बिल्कुल सही बात है। जब हम वैज्ञानिक शोध करेंगे साइंटिफिक मेथड से कहना चाहिए, जब हम रिसर्च करेंगे, है ना, तो फिर आपका इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित चर जो वेरिएबल्स हैं वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए और जो पद्धतियाँ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो भी आपके वेल डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा आपका देखिए क्या है, तो दूसरे में आपका है इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं। बिल्कुल सही। देखिए वैज्ञानिक विधि में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो चीज़ इंद्रियों से अपनी अनुभव कर सकते हैं जिन चीज़ों को, तो उसको वरीयता दी जाती है, और जो सत्यापनीय मतलब जिनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो ऐसी परिकल्पनाओं का हम होनी चाहिए। तो देखिए ये भी आपका सेकंड वाला भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए थर्ड ऑप्शन वो है आपका स्व संशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश, लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन। तो क्या ये आपका सही होगा? नहीं, है ना, लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन, ठीक है, मतलब कोई स्कोप नहीं होता है सेल्फ करेक्शन के लिए, या फिर लिटिल स्कोप होता है, मतलब बहुत कम स्कोप होता है किसके लिए, आपके करेक्शन के लिए या स्व संशोधनार्थ के लिए, ठीक है। तो ये आपका नहीं इसमें आएगा। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, तो यानी 1 और 2 तो हमारे आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन्स। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे कंक्लूजन्स आएंगे वो हमारे लिंग्विस्टिक या भाषाई हों। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस, प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की परिकल्पनाओं को नकारने की क्षमता। बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाएं हैं उनको नकारने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये आपका वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड और आपका फिफ्थ ये आपके करेक्ट होंगे। तो देखिए ये हम सबसे पहले ही आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, सॉरी, ठीक है। सो दिस मीन्स ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए ये आपके एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहारित शोध
दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। तो क्या आपको लगता है क्या ये सही है या नहीं है? तो देखिए, सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए, देखिए सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहारत शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है ना। और दूसरा क्या कह रहे हैं ये उसके बाद, आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर, आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा? आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। और व्यवहारत शोध है ना, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से विविध व्यवहारिक स्थितियों में सिद्धांत की प्रायोज्यता पर लक्षित होता है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं और ए की सही एक्सप्लेनेशन बी है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है इसमें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखते हैं हम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था निर्माणात्मक कौन सा होता है, निर्माण करना यानी कुछ बनाना, फॉर्म करना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप या यथोचित होगा? तो देखिए इसमें आपका कौन सा सबसे अच्छा होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन में, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, F1 F2 टेस्ट होते हैं जैसे इस तरीके से। तो देखिए ये आपका क्लास से संबंधित हो गया, तो इसमें आपका एक्शन रिसर्च है ना, एक्शन क्रियात्मक शोध जो है ये आपका बेस्ट फॉर्म होगा किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्षमता में सुधार के लिए। ठीक है, और देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो मॉर्निंग में वीडियोज़ आती हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप टॉपिक वाइज या अपना जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का क्रियात्मक शोध स्वरूप यथोचित होगा। क्रियात्मक शोध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका पहला शब्द क्या है, क्रियात्मक, और जिसका अर्थ होता है क्रिया यानी कि करना, है ना। और दूसरा क्या है, शोध, शोध का मतलब क्या होता है, अनुसंधान, है ना, जिसका मतलब होता है विश्लेषण करना। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, करके सीखने से भी है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। अब ये बताइए चक्रीय प्रक्रिया क्यों है? तो देखिए मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था चक्रीय प्रक्रिया क्यों है, जो सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक शोध जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? देखिए बहुत आसान है, आपको ऑप्शंस देख के पता चल गया होगा, मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। एक्स फैक्टो या एक्स पोस्ट फैक्टो कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, स्टडी सब बता रखा है कौन कौन सी है। तो देखिए यदि आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं या आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक में, इसमें क्या होता है कि हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर उन दोनों को ही देखते हैं कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना। तो इस तरीके एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए स्वतंत्र चर में हेर फेर करके उसे स्वतंत्र चर के कारण आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द एम्पेरिकल रिसर्च? इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें आप देखिएगा इंद्रियानुभव है ना, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इनिशिएटिव मेथड या आपका साइंटिफिक मेथड यानी आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतः प्रज्ञात्मक विधि या आपकी वैज्ञानिक विधि। तो देखिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका इंद्रियानुभव शोध अभी ऊपर भी बताया था, ये आपका साइंटिफिक मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साइंटिफिक मेथड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है? तो देखिए ज्ञान के कोश में कौन सा शोध वृद्धि करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा ये आपका है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान ये आपके क्या करता है, ज्ञान के या आपके किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है।
ठीक है। वर्तमान या भविष्य में इस शोध की प्रायोज्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु यह ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि जरूर करता है। जब कोई शोधकर्ता की प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत की रचना करता है तो इसे मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहते हैं। अब देखिए, ये आपकी 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपको मेल करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स की तरफ ले चलती हूँ। तो आप देखिएगा आपके जो डायरेक्ट आंसर्स हैं वो कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रयोगात्मक विधि है ना, हम लोग जानते हैं प्रयोगात्मक विधि क्या होती है। उपर्युक्त नियंत्रण की स्थिति में, है ना, नियंत्रण होता है उसमें आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेर फेर के प्रभाव। देखिए, हेर फेर वर्ड जहाँ आएगा ना, समझ लीजिए इसकी बात हो रही है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। आश्रित चर, निराश्रित चर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, इसके प्रभाव की अध्ययन करना। तो आपका ये हो गया प्रयोगात्मक विधि। दूसरा है आपका कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर मतलब कार्य होने के बाद, है ना, ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, कार्योत्तर विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण करना, है ना, कि कोई घटना घट गई, उसके बाद उसके एविडेंसेस आप या साक्ष्य आप इकट्ठे करेंगे कि क्या कारण थे कि ये ऐसी घटना हुई, इसकी खोज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्णनात्मक शोध विधि। इसमें क्या है, किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं उसका विस्तृत वर्णन करना। तो ये वर्णन करना है ना, विस्तृत वर्णन करना। तो ये आपका क्या हो गया, वर्णनात्मक शोध। नेक्स्ट है आपका देखिएगा निर्जातीय शोध विधि। ये क्या है, आपकी परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन, ठीक है, अभिकल्पित अध्ययन। क्या, परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन जो है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एथनोग्राफिकल, ठीक है, एथनोग्राफिकल मेथड, ठीक। और देखिए इसकी इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, कंडक्टिंग अ प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस मैनिफेस्टेड नाउ, ठीक। नेक्स्ट चलिएगा, शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं। देखिए सैंपलिंग मैंने आपको बताई थी ना, सैंपल मेथड। तो आप बताइए शोध में एक अच्छे प्रतिदर्श की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, रेडिली एसेसेबल यानी कि सुगमता पूर्वक प्राप्य, क्या ये इसकी एक विशेषता है, आपको क्या लगता है, सुगमता पूर्वक, है ना। तो क्या ज़रूरी है कि एक अच्छा न्यायदर्श तभी होगा जबकि वो हमें सुगमता पूर्वक प्राप्त होगा, नहीं, ठीक है। सुगमता पूर्वक तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अब हर रिसर्च में हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि अपने हिसाब से ही हम सेलेक्ट कर लें रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो फिर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अच्छे प्रतिदर्श की बात हो रही है, तो इसमें आपका जो पहला वाला है वो आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल करेक्ट, मैंने आपको बताया था ना पॉपुलेशन क्या होती है। मान लीजिए आपको इस पूरे एरिया की या ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर आपको कोई रिसर्च करनी है, तो आपको ये आपकी पॉपुलेशन हो गई, इनमें से आपने कुछ, है ना, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, किसी भी विधि से जो आपके शोध के अकॉर्डिंग हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सैंपल्स कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आपने सैंपल्स चुने हो वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हो या रिप्रेजेंट करते हो। बिल्कुल सही, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा और ए वाला आपका नहीं होगा, है ना। तो देखिए पहले हम ऑप्शंस में इसको काट देते हैं। ये देखिएगा ए वाला जिसमें भी है, ए वाला है आपका इसमें, तो ये आपका कट हो जाएगा, जबकि बी वाला आपका तीनों में इंक्लूडेड होगा। इसमें देखिए बी वाला नहीं है, तो ये भी आपका कट हो गया। अब आपके बचे कौन से, बी और सी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए डी दोनों में ही है, तो ये आपका हो गया। अब हमें चुनाव करना है किस में से, ई में से और सी में से। हालांकि मैं पढ़ूंगी सारे ही, फिर हम देखते हैं। तो देखिएगा सी, शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण, क्या आपको लगता है सही है, जो रिसर्चर है उसका जो व्यक्तिगत हित है उसकी रक्षा हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना व्यक्तिगत हित देखेगा तो फिर तो शोध वो सही से कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो बायस्ड हो जाएगा, है ना। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो फिर आपका वो वाला करेक्ट हो गया ना जिसमें आपका मेरे ख्याल से डी दिया हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, डी नहीं सॉरी ई था, है ना। डी तो हमारा इंक्लूडेड दोनों में ही था। देखिए
वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धता, बिल्कुल सही है ना। पैरामीटर्स जो हैं उनके लिए आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को जो है बनाए रखना, ठीक, ये करेक्ट है। उसके बाद आपका हो जाता है फ्रीडम फ्रॉम बायस, बिल्कुल सही, यानी पक्षपात रहित होना, पक्षपात रहित होना। तो इस तरह से आप देखते हैं हमने सी को एलिमिनेट कर दिया और हमने ए को भी एलिमिनेट कर दिया था। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस आएंगे कौन से आएंगे, ये देखिएगा, सी को एलिमिनेट करना है तो और ए को, ये एलिमिनेट कर दिया मैंने ए को, और देखिए उसके बाद हमें सी को भी एलिमिनेट करना है। तो दिस मीन्स दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है, और अगर आपको डिटेलिंग देखनी है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें मैंने सब क्लियर करा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध, कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। बहुत आसान है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये किस में होता है आपका, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, है ना। एक नियंत्रित चर होता है और एक कौन सा होता है आपका, देखिए एक होता है आपका नियंत्रित चर और एक आपका होता है स्वतंत्र चर, है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि कारण किस क्या है, मतलब कौन सा चर उसका कारण है और उसका प्रभाव किस दूसरे चर पे पड़ रहा है, ठीक है। जिस पे पड़ता है वो आपका आश्रित हो गया और जो प्रभाव डाल रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक। तो आपका इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट देखिएगा, द स्कोप फॉर creativity and imagination. The scope for creativity and imagination is largest in which of the following steps for research? तो देखिए ये कह रहे हैं शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसके सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है। तो देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। सबसे पहला है डिफाइनिंग एंड डिसाइडिंग द, बल्कि मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा कि परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण, यानी हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। तो देखिए शोध के परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण सोपानों में, है ना, इस वक्त हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्रिएटिविटी की और कल्पना की, है ना, क्रिएटिविटी और कल्पना, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन, ठीक है, ट्रायंगुलेशन अप्रोच, देखिए त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन अभिभावकीय भागीदारी, अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। पहले हम देख लेते हैं त्रिभुजन उपागम का उपयोग करने वाले, मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें क्या क्या आता है त्रिभुजन में। तो देखिए इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसमें किसी शोध अध्ययन के त्रिभुजन उपागम का भाग बन सकते हैं कौन कौन, साक्षात्कार, प्रेक्षण और आपका केंद्रित समूह चर्चा, ठीक, ये तीनों ही आपके इस उपागम के भाग बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्यीकरण योग्यता, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। तो देखिए सैद्धांतिक प्रगति की यहाँ बात आ रही है ना, सैद्धांतिक प्रगति मतलब इसका मतलब क्या होता है सैद्धांतिक प्रगति का, तो देखिए इसका मतलब होता है आपका थ्योरेटिकल, है ना, एडवांसेस, ठीक। तो देखिए ये आपका आएगा अप्लाइड रिसर्च में, यानी कि अनुप्रयुक्त रिसर्च में, ठीक है। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ अनुप्रयुक्त शोध मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सामान्यीकरण योग्यता किस में आएगी, अप्लाइड रिसर्च में आएगी, ये आपको मेन ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर, देखिए फिर से आ गया हेरफेर, मैंने आपको बताया ना चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण, ठीक, हेरफेर वर्ड्स पकड़िए, मैनिपुलेशन, नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छीकरण दो प्रमुख अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। कौन कौन सी देखिए पढ़ लेते हैं, ये देखिए आप,
बहुत आसान है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतः प्रज्ञात्मक विधि या आपका वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि है ना, इसमें आपकी ये दोनों ही शामिल हो जाते हैं। हम जानते हैं इंद्रियानुभव शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। इंद्रियानुभव अनुभवजन्य शोध अनुभवों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। यह एक समंक आधारित शोध है जिसके निष्कर्षों को सत्यापित किया जा सकता है। और देखिए ये दोनों जो मेथड्स हैं ये आपके इसी के अंदर आते हैं, ठीक, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन एनहेंसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ गिवन फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। तो देखिए ये है आपका ज्ञान के कोश में वृद्धि, है ना, वर्ड्स को पकड़ना है। तो ये आपका आएगा फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान मतलब नया अनुसंधान, ठीक है। तो इससे आपके ज्ञान में वृद्धि तो होगी जब कोई चीज़ पहली बार हो रही है। मौलिक अनुसंधान किसी दिए हुए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। वर्तमान या भविष्य में इस शोध की प्रायोज्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु यह ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि ज़रूर करता है। जब कोई शोधकर्ता किसी प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत की रचना करता है तो इसे मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहते हैं। अब फिर से तो देखिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ और अब हम इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आपसे मैं फिर से वही बात कहना चाहती हूँ, यदि आपको चैनल मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।